नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। खास पेशकश देख रहे हैं आप। केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर अमित शाह ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बयान की निंदा की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो नागरिक संशोधन अधिनियम को वापस लिया जाएगा। इस बयान पर अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति में अंधी हो चुकी कांग्रेस पहले चरण में अपना सुपड़ा साफ होते देख बौखला गई है। अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए प्रताड़ित हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख और पारसी समुदाय के लोगों को आहत करने पर आमदा है। दुनिया की सबसे आधुनिक न्याय व्यवस्था। अमित शाह ने आगे ये कहा कि नरेंद्र मोदी की गारंटी है कि धार्मिक प्रताड़ना झेलकर भारत आए हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख और पारसी समुदाय के एक एक व्यक्ति को सीएए से नागरिकता मिलेगी और इसको कोई नहीं रोक सकता। नरेंद्र मोदी ने अंग्रेजों की गुलामी के कालखंड के आपराधिक कानूनों को बदलकर भारत को दुनिया की सबसे आधुनिक न्याय व्यवस्था दी और कांग्रेस उसको बदलने की बात कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख और पारसी भाइयों को नागरिकता मिलने से कांग्रेस को समस्या है। कांग्रेस को नए कानून से 3 साल के अंदर न्याय मिलने से समस्या है। देश की जनता 2014 और 2019 की ही तरह पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ 2024 चुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाने वाली है। कांग्रेस का तो मुख्य विपक्ष तक बन पाना भी मुमकिन नहीं है। भारत की मूल संस्कृति और विचार को दबाने वाले कांग्रेस के पंजे से देश ने अपने आप को मुक्त कर लिया है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये कहा कि भाजपा अपने वादों को पूरा करती है और ये कहा कि पश्चिम बंगाल में सीएए के कार्यान्वयन को कोई नहीं रोक सकता। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं, बल्कि धार्मिक आधार पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से विस्थापित लोगों को भारतीय नागरिकता देने का कानून है। वहीं कश्मीर में महबूबा कह चुकी हैं कि जो कुछ हमसे लिया गया सूद समेत वापस लेंगे। क्या है सीएए नागरिक संशोधन बिल? और सीएए पहली बार 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था। आपको बता दें, यहां से तो ये पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में अटक गया। बाद में इसे संसदीय समिति के पास भेजा गया और फिर चुनाव आ गए। दोबारा चुनाव के बाद नई सरकार बनी, इसीलिए दिसंबर 2019 में इसे लोकसभा में फिर पेश किया गया। इस बार ये बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पास हो गया। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद 10 जनवरी 2020 से ये कानून बन गया था। नागरिकता संशोधन कानून के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म से जुड़े शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता अब दी जाएगी। कानून के मुताबिक जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले आकर भारत में बस गए थे, उन्हें ही नागरिकता दी जाएगी। लेकिन अब इस सीएए पर विपक्ष में और सत्ता पक्ष में टकराव नजर आ रहा है। सीएए को लेकर तमाम विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। आखिर विरोध की वजह क्या है? आखिर सीएए से दिक्कत, परेशानी क्या है? क्या कुछ समस्या है? ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सीएए को भारत में जो लाया गया है, नागरिकता देने का इसमें प्रावधान है, लेकिन फिर भी कई दल ऐसे हैं जो इससे संतुष्ट नहीं है और इसका विरोध कर रहे हैं। तो चलिए इस पर बातचीत करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। प्रदीप सिंह, नेता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका कार्यक्रम में। विजय कौशिक, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। और सुमित मेहरोत्रा, प्रवक्ता टीएमसी, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुमित मेहरोत्रा जी, मैं आप ही का रुख करती हूँ। आखिर इस सीएए से दिक्कत परेशानी क्या है आपको? अगर किसी कानून को बनाया गया है और भारतीय नागरिकता इसमें देने का प्रावधान किया गया है, तो इस कानून से आपको क्या दिक्कत परेशानी है और आपका इसमें क्या कुछ नुकसान हो रहा है ऐसा जिसकी वजह से इतना विरोध आप कर रहे हैं? देखिए वक्ता जी, किसी चीज का नफा नुकसान तो देखा जाता है। आरक्षित चीजें नुकसान ही नुकसान है। इसमें जिस तरीके से चुनाव के समय पे केवल एक ही चीज को लेकर के आगे थोपा जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं नुकसान है। हम जो कहते हैं चुनाव के समय की 2019 में आपने जब कोई चीज पारित कराई थी, 2019 से आप अब तक क्या कर रहे थे, क्यों सो रहे थे? कि आपको चुनाव के समय पे ही आप किसी के ऊपर करने का काम, किसी एक धर्म को आप नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे।
नहीं, यानी कि टाइमिंग पर सवाल है आपका। नहीं, आप इसको चुनाव के बाद भी आप इसे कर सकते थे। चुनावों के बाद आप इसको करें तो हो सकता है कुछ अमेंडमेंट इसमें हो और सही हो जाए। यानी कि टाइमिंग को लेकर आपका सवाल है कि गलत टाइमिंग पर इस कानून को लेकर आया गया। असम के अंदर आप देखें तो असम में भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं। सिर्फ बंगाल में नहीं, असम में भी दिक्कतें आ रही हैं सीए को लेकर। और हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, अमित शाह जी जाते हैं, राजनाथ सिंह जी जाते हैं, लेकिन बंगाल को ही टारगेट करा जा रहा है। बंगाल नहीं, अगर इस बात को कहा जा रहा है कि सीए लागू किया जाएगा तो सिर्फ और वो सिर्फ आप देश के विकास की ओर बात करें, रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें, जो पहले से लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनका तो देखभाल आप सही से करें कि आप बाहर से लोगों को ला करके आप यहाँ पे रखने की बात हो रही है। और जो यहाँ के लोग 13 लाख लोग जो यहाँ से नागरिकता छोड़ करके चले गए हैं, उनको आप कहाँ पे किस तरीके से देख रहे हैं? बाहर से किसको लाया जा रहा है? जो ऑलरेडी यहाँ पर ऑलरेडी रह रहे हैं, भारत में शरणार्थी हैं, उन्हीं को तो नागरिकता देने की बात कही जा रही है। बाहर से किसको बुलाया जा रहा है, स्पष्ट कीजिए मेहरोत्रा जी। आवाज पहुंच पा रही है सुमित मेहरोत्रा जी? सुमित मेहरोत्रा जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनके पास दोबारा से मैं जाऊंगी और बातचीत करूंगी। विजय कौशिक जी, यही समस्या आपकी तरफ से भी देखने को मिल रही है, बात सीए की हो या फिर तमाम और कई जिस तरह की योजनाएं लाने की बात होती है उस पर आपको दिक्कत परेशानी होने लगती है। पहले अग्निवीर योजना की बात हुई तो आपने कहा अपने मैनिफेस्टो में कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो हम अग्निवीर योजना को रद्द कर देंगे। अब ऐसे ही सीए को लेकर भी आपको दिक्कत परेशानी हो रही है, आप कह रहे हैं कि सीए अगर हम आते हैं तो इसे रद्द कर देंगे। आखिर मोटा मोटे तरीके से हमें समझा दीजिए कि आखिर आपको दिक्कत परेशानी क्या है? सीए के आने से आपको ऐसा क्या नुकसान हो रहा है जिसकी वजह से अगर आप सरकार में आएंगे तो सीए जैसी कानून को आप उसमें संशोधन की तो कोई गुंजाइश आपने रखी नहीं है, सीधा रद्द ही करेंगे? देखिए, आप मेरी बात समझ लीजिए कि जो अग्निवीर योजना है, भाजपा इसको इसलिए लेकर आई क्योंकि इनके पास सैनिकों की परमानेंट भर्ती करके उन्हें देने के लिए पैसा नहीं था। ठीक है। इन्होंने देश के आर्थिक हालात इतने खराब कर दिए कि जो सरकार परमानेंट सैनिकों की भर्ती करने की स्थिति में ना हो, तो यानी कि वो देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रही है। और हम इस पर रोक लगाएंगे और सैनिकों की नए सिरे से बढ़िया भर्ती करेंगे। ठीक है, जिससे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और देश की सुरक्षा और मजबूत तरीके से। चलिए, ये तो सुरक्षा का पहलू हो गया कौशिक जी। सीए से क्या दिक्कत? एनआरसी की सुन लीजिए। हाँ। सीएए और एनआरसी तो बहाना बात एनआरसी को नहीं लेकर हो रही है कौशिक जी, सिर्फ और सीए को लेकर बताइएगा। अभी आज का मुद्दा हमारा सिर्फ सीए को लेकर है। सुन तो लीजिए जी। अच्छा सुन लीजिए, सीएए तो बहाना है। मोदी जी द्वारा हिंदुओं के दिल में मुसलमानों का डर दिखाना है और मुसलमानों के दिल में हिंदुओं का डर दिखाना है और अपनी वोट बैंक की राजनीति को चमकाना है। ऐसा आपको क्यों लगता है? हमने सीए का विरोध क्यों किया था, इसको आपको जानने की जरूरत है। कि देखिए, आज भी दुनिया के किसी भी देश का मुसलमान अगर भारत में नागरिकता के लिए आवेदन करता है तो उसे मिलती है। कौन कहता है कि नहीं मिलती? अदनान सामी को मिली या कोई भी। हमारा कहना केवल ये था कि जब हम इसे धार्मिक आधार में कन्वर्ट कर देंगे तो विदेशों के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बढ़ जाएंगे। पाकिस्तान की कई घटनाएं सामने आई, अफगानिस्तान की सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि अब तो तुम्हारा मुल्क तुम्हें बुला रहा है, भागो यहाँ से, अब तो तुम्हें जातीय नागरिकता मिलेगी। तो जो हमें एक अंदेशा था, एक तो वो हुआ। दूसरा ये था हमारा कहना कि जब अमेरिका जैसा देश अपने यहाँ पढ़े लिखे लोगों को लेता है, अपने देश के अनुकूल लोगों को लेता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, इसी तरह से हम जिसको भी ले वो इस देश के लिए योग्य व्यक्ति साबित हो, इस देश के विकास में भागीदारी दे सके, वो ऐसे लोगों को हमें लेना चाहिए। नहीं, आपकी तरफ से इस बात को कहा जा रहा है कि मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश हो रही है। किस तरह से मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश है, ये समझाइए। सुनिए ना, हाँ। मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि मंगलसूत्र छिन जाएंगे, हिंदुओं की संपत्ति छीनकर ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले मुसलमानों में बांट दी जाएगी। तो सरासर हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखा रहे हैं क्योंकि मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा अगर कांग्रेस आ गई तो
ये कौन सी ये तो तब राजनीति हुआ है? ना जब आपकी पार्टी ने इस बात को कहा कि सबसे ज्यादा हक इस देश में अल्पसंख्यकों का है, तब इसको लेकर ये बयान आया। अब लेकिन जरा बात सुनिए, सीए को लेकर हो अब रही है। जरा मैं कौशिक जी आपका भी देखिए, ज्ञान समझ सुनिए लूं, सर, सुनिए आपका कौशिक भी जी ज्ञान सुनिए आप समझ मेरी लूं, फिर बात। आप मुझे बताएंगे कि सर आप अल्पसंख्यकों इतना में बताइए कौन सिर्फ, कौन सी जाति बात आती है? सीए को लेकर हो रही है, मैं इधर उधर मुद्दे पर तो नहीं CAA भटकना की बात चाहती, कर रहा मेरे हूं मैं। पास वक्त कब की कमी मैं है, कह आप तो सिर्फ रहा सीए हूं। पर रहिए। मैं कह रहा हूं कि सीएए के नाम पर केवल और केवल हिंदू मुस्लिम कर रही है बीजेपी। ठीक है, हमें सीएए से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। प्रदीप सिंह जी, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ। प्रदीप सिंह जी, आप इस सीए के कानून को लेकर देखिए, विपक्ष की जो परेशानी थी वो आपने सुन ली। एक तो टाइमिंग को लेकर उन्हें परेशानी है कि अगर आपने जब कानून पहले बना लिया था 2019-2020 के आसपास, जब इस कानून को बना दिया गया, पास करवा लिया गया, तो अब आपको 2024 में इस कानून को पारित करने की याद कैसे आ रही है? क्यों आपको सीए का जो डंका है वो आप पूरे देश में पीट रहे हैं, लगातार इस बात को कह रहे हैं सीए तो लागू होगा, और वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश है। किस तरह से टारगेट किया जा रहा है ये जरा समझाइए। चर्चा को सुन रहा था, टीएम बात हो गई प्रदीप जी, आपकी आवाज मेरे तक ठीक तक से नहीं पहुंच पा रही है। मैं अनुरोध करूंगी कि आपकी जो भी खामी है तकनीकी आवाज को लेकर उसे ठीक किया जाए। सुमित मेहरोत्रा जी, आपसे मैं सवाल कर रही थी, लेकिन अचानक से किसी कारणवश आपका जो फोन है वो कट गया, इसलिए मैं अपने सवाल को दोहरा नहीं पाई। आप ये बताइए कि इस बात को लगातार ममता बनर्जी, आप कह रहे हैं टाइमिंग को लेकर सवाल है, ठीक है, सही बात है आपकी कि टाइमिंग को लेकर सवाल करना चाहिए कि अभी चुनावों के वक्त में ही आपको सीए की याद क्यों आई, बिल्कुल वाजिब सवाल है। लेकिन बात इस बात को लेकर कि ममता बनर्जी ये कहती हैं कि हम तो लागू ही नहीं होने देंगे, तो क्यों, इसका क्या कारण है? नहीं, लगता है देखिए कहीं ना कहीं ये चीजें दिमाग में है कि केवल एक ही बंगाल को लेकर के टारगेट कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री, ये तीनों लोग असम जाते हैं? कहीं नहीं जाते हैं। मणिपुर में जाकर के सीए की बात करते हैं? नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश में आते हैं, सीए की कोई बात करते हैं? नहीं करते। केवल एक विपक्षी, और बिहार के अंदर जब खास तौर से जहाँ जाते हैं, बिहार, बंगाल, ये इस तरीके की बातें करना कि केवल एक सीए को लेकर के आके हम रहेंगे और जितने घुसपैठिए हम बाहर निकालेंगे। अरे भाई, घुसपैठिए अगर आपके पास कोई डाटा है, सीए को लेकर के आपका कोई डाटा है अभी तक, तो आप देश के सामने रखिए कि साहब जितने लोग बाहर के आके यहाँ पे रह रहे हैं, हमें बाहर निकालना है, आप डाटा तो रखिए आगे। और जो आप कह रहे हैं हम बाहर से लोगों को लेकर के आएंगे, केवल एक अल्पसंख्यक को ना लेकर के आके कई जातियों को आप कह रहे हैं हम लेकर के आएंगे हिंदुस्तान के अंदर, उन्हें प्रवास कराएंगे, तो आप पहले तो जो यहाँ के लोग हैं उन्हें तो आप अच्छे से रखें। कम से कम 13 लाख लोगों ने, वक्ता जी, 13 लाख लोगों ने 2014 से अब तक देश की नागरिकता छोड़ी है। क्यों छोड़ी है? देश के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया है, हिंदू और मुसलमान को लेकर के डर का माहौल दिखाया जाता है। क्या ये बात सही है? आप विकास की ओर बात करें, रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें, ये करेंगे नहीं। केवल आप मुझे बताइए, चुनावों के अंदर आप आज देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी की भाषा शैली कितनी गिरती चली जा रही है। आप कह रहे हैं कि विपक्ष अगर आ गया तो वो आपके गले से मंगल सूत्र छीन लेगा। ये कौन सी भाषा होती है आपकी? ठीक है, ये आपका डर का माहौल दिखाता है। ठीक है, जवाब। वक्ता जी सुन लीजिए। वक्त की भी कमी है मेरे पास, मैं बार बार इतना ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी, मुझे प्रदीप जी के पास भी जाना है, मैं वापस लौटूंगी। डर का माहौल, ठीक है, डर का माहौल दिखाया जा रहा है भाजपा की तरफ से। ठीक है प्रदीप जी, डर का माहौल दिखाया जा रहा है और तमाम तरीके के आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं। सवाल मैंने आपको बताया था, उसको जवाब दें आप। उनको स्वीकार नहीं है। ममता दीदी जो वहाँ पे करती है बंगाल में हिंदुओं के त्योहारों को, ये देखिए लोकतंत्र होता है बहुमत पे, बहुमत जो होता है बहुसंख्यकों का होता है। इस देश में बहुसंख्यक कौन है और अल्पसंख्यक कौन है ये सबको पता है। और एक बात मैं और बता दूं, कांग्रेस के जो मित्र कह रहे थे कि अल्पसंख्यकों के, भाई सामान्य सी अवधारणा है, कौन से हमारे देश के कौन सा ऐसा अल्पसंख्यक वर्ग है जो कि सीधा चिल्लाता है? सुमित जी देखिए, ऐसे नहीं सर, मैंने
आपको पूरा वक्त दिया है सुमित जी। टैक्स में इनका योगदान शून्य है, लेकिन जनता के कर के पैसे से इनको सबसे ज्यादा चाहिए। तो ये सच्चाइयां क्या जनता के समझ नहीं आनी चाहिए? तो अगर अल्पसंख्यक है तो अल्पसंख्यक की तरह से रहे ना। और ये जो बातें करते रहते हैं ना, इतना कांग्रेस के 55 वर्षों के शासनकाल में इन्होंने क्या कमाल कर दिया जो देश का अल्पसंख्यक वर्ग कम से कम उसका जीवन स्तर बड़ा हो गया हो, उसके जीवन में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया हो। वोट बैंक की राजनीति के लिए आपने एकदम वोटों की तरफ से यूज करके छोड़ दिया। अब अगर उनको जन धन योजना से लाभ मिल रहा है या करोड़ों लोगों को मकान मिल रहा है, कहने का मतलब है बाकी जातियों को तो आपने बुलाने की ठान ली, बाकी जातियों के लिए तो आपने कानून बना दिया, लेकिन इससे आपने मुस्लिमों को महरूम क्यों रखा? मुस्लिमों को आपने अलग क्यों कर दिया? वक्ता जी, इस देश का बंटवारा किस आधार पे हुआ था? जी, किस आधार पे इस देश का बंटवारा हुआ था? मुझे लगता है कि वो सवाल का जवाब है ये। हमने क्या, ये देखिए 2014 31 दिसंबर 2014 से पहले के लोग जिनको उनके देश में सामान्य जीवन जीने में परेशानी है, जिनको जान का खतरा है, उनके लिए ये काम है अल्पसंख्यकों को। अगर उसके आधार पे अगर उनको ये बात हजम नहीं होती। और आपका एक सवाल था कि टाइमिंग क्या है, कि 19 में सरकार आई और उसके बाद से 20 और 21 और 22 तक पूरे कोविड के प्रकोप से पूरा विश्व परेशान रहा। क्या किया जाता है? हमको क्या वो दिल्ली में होने वाला जो कौन सा बाग है उसकी याद नहीं है? बताइए, सामान्य नागरिकों को भड़का करके आपने उनको कानून हाथ में लेने के लिए मजबूर कर दिया। तो शासन व्यवस्था चलानी होती है, उसमें शांति सुरक्षा सबसे पहले नंबर पे है। कौन सी विदेशी ताकतें आज के जो जुड़े हुए। प्रदीप जी, देखिए इस बात को आपने अच्छी तरह से समझा दिया। आगे मैं जवाब इसका लूंगी और कम शब्दों में मुझे प्रदीप जी ये समझाइएगा, कहा ये जा रहा है कि मुस्लिमों की नागरिकता छीनने के लिए आप सीएए लेकर आ रहे हैं। ये किस तरह से इस तरह का ये जो गुमराह करने की बात है, ये कैसे फैली है और कैसे ये लगता है लोगों को कि सीएए से नागरिकता छीनी जाएगी मुसलमानों की? ये जरा समझाइए। वक्ता जी, आपके इस अद्भुत प्रश्न के लिए मैं बड़ा आभारी हूँ। देखिए, मैं बताता हूँ, हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, हमारे पार्टी का छोटा बड़ा हर कार्यकर्ता हर प्लेटफॉर्म पे ये बताने की कोशिश करता है कि सीएए नागरिकता देने का कानून है, किसी नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। अगर इनको केवल हिंदू मुस्लिम करना है तो मैं आपको बता दूं कि आसाम में हमारे मुस्लिम मतदाताओं ने भी हमें मत दिया है। इसी कारण से पिछले 2 बार से हमारी वहाँ पे सरकार है। अगर उनका सहयोग ना होता है, यदि सभी वोटरों का सहयोग होता है, लेकिन उनका जो होता है, मैं ये बताने से ये जताना चाहता हूँ कि देखिए, आप ये जो विपक्षी दल भ्रम फैला करके कोशिश करते हैं, वो देखिए मेरे दिमाग में नाम नहीं आ रहा है कि कौन सा बाग था दिल्ली में, अगर आप सहयोग कर दें, जहाँ पे कि धरना प्रदर्शन हुआ था, कोविड का समय था, माननीय शाहीन बाग में उच्च न्यायालय ने अपने पर्यवेक्षक भेजे थे। उसके बाद वहाँ पे क्या हुआ और किस प्रकार की खबरें बाद में निकल करके आई, हम सभी मीडिया के क्षेत्र में रहते काम करते हैं। मैं अपनी पार्टी का मत रखता हूँ, आप अपना उस पर काम करते हैं। क्या हमें ग्राउंड रियलिटी नहीं पता है कि कौन भड़का रहा था, कौन क्या कर रहा था? ये देखिए, बाकी दूसरों से बोलिए, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था किसी के बोलने में। कम से कम मैंने उनका सम्मान किया था जब वो बोल रहे थे, तो मैं भी उसी की अपेक्षा रखता हूँ। आपको मिलेगा अवसर, आप अपनी बात रखिएगा। लेकिन ये जो भड़काऊ प्रवृत्ति का काम है, जितने भी लोग पहले इस समय जो कुछ बड़े स्तंभ हैं डिजिटल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया के, आप उनकी टाइमलाइन पर जाके देखिए किस प्रकार की वो बातें करते हैं। केवल वो अवसरों की तलाश करते हैं, सारे फैक्ट चेकर आते हैं और गायब हो जाते हैं। क्या क्या नहीं हुआ उनकी। चलिए, मैं जवाब ले लेती हूँ, वक्त की कमी है प्रदीप जी, मैं ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी, बाकी लोगों का भी मुझे जवाब इस पर लेना है। विजय कौशिक दी, भ्रम फैलाने की बात अभी आप कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी इस पर भ्रम फैला रही है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही है कि ये कानून नागरिकता देने का कानून है, ना कि छीनने का। फिर आपको क्यों लगता है कि किस आधार पर आप कहते हैं कि सीए सिर्फ और सिर्फ लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और खास करके मुसलमानों का नाम जब आप लेते हैं तो? देखिए, बीजेपी की आदत है झूठे नैरेटिव करना। हाँ। मुसलमानों को किसने डराया? मुसलमानों को मोदी जी ने ही डराया कि भाई जो देश के अंदर मुसलमान हैं उनको प्रत्येक को अपनी नागरिकता का हिसाब देना पड़ेगा। तो मुस्लिम जो है शाहीन बाग में बैठ गए। फिर मोदी जी ने कहा कि भाई यहाँ तो विदेशी फंडिंग हो रही है, छापेमारी की गई। तो आज तक सजा किसको हुई है? किसको गिरफ्तार किया गया? इसमें विदेशी शक्तियों का हाथ बताया गया। सबसे बड़ी बात यह है, महंगाई पर से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा रहा है। बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी का प्रोपेगेंडा रहा है। एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं
कि भाई मुसलमानों का भला नहीं किया कांग्रेस ने कभी भी, और दूसरी तरफ कहते हैं कि जी तुष्टीकरण किया। तो दो में से एक चीज होंगी ना, दोनों चीजें तो इकट्ठी नहीं हो सकती। ठीक है। और हम ये कह रहे हैं कि ना हम हिंदू की बात करते हैं, ना हम मुसलमान की बात करते हैं, हम इस देश की बात करते हैं और देश के हर नागरिक की बात करते हैं। हमारा ये मानना है कि देश का मुसलमान हिंदुओं से पैदा है, यानी कि हिंदुओं से कन्वर्ट होकर वो मुस्लिम बने। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हिंदू एक विचारधारा है और मुस्लिम भी इसका एक हिस्सा है। मोदी जी खुद कहते हैं कि भाई मुसलमान कुछ नहीं है, ये तो हिंदुओं का ही पार्ट है। तो सबसे बड़ी बात ये, फिर डरा कौन रहा है? क्यों कहने की जरूरत पड़ी मोदी जी को? तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी कहती है आप डरा मार रहे दिया हैं, आप जाएगा, कहते हैं काट भारतीय दिया जनता जाएगा, पार्टी डरा रही है। सीधे लूट तौर लिया पर जाएगा। नहीं, किसी तरह का सीधे तौर पर कोई जवाब ही नहीं है। दोनों दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस तरह का नैरेटिव गढ़ने की जब बात आती है तो कौन आगे है? कौन ऐसे लोग हैं जो इस तरह का नैरेटिव गढ़ रहे हैं? अगर आप नहीं कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे हैं तो फिर कौन कर रहा है? सुमित मेहरोत्रा जी बता दीजिए आखिरी जवाब। वक्ता जी देखिए, भाजपा आज डरी हुई है। चुनावों में वो नए नए मुद्दे ढूंढती है, हमें जिस तरीके से हिंदू और मुसलमान करने का मौका मिले। आज जनता समझ चुकी है, हमें देश में 10 साल में ठगा गया है। देश अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। ना तो रोजगार है, ना युवा बेरोजगार होता चला जा रहा है, ना नौकरियां हैं। तो और महंगाई चरम पे है, महंगाई चरम सीमा पे बढ़ी हुई है। तो इसलिए अब इन्होंने सोचा कि सीए ले आओ, हिंदू मुसलमान करा दो। आज यूसीसी आपने तो कहा जनता इतनी समझदार है, इनके सीए या यूसीसी करने से क्या जनता बहक जाएगी? कैसी बातें करते हैं सुमित मेहरोत्रा जी? क्या जनता में अपनी बुद्धि या अपना विवेक नहीं है? वक्ता जी मेरी बात, मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे जिस तरीके से भाजपा की प्रवक्ता का कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, तो ये बताए ना 13 लाख, जहाँ असम के अंदर 19 लाख की आबादी के अंदर 13 लाख लोगों को इस चीज से बेघर कर दिया जा रहा है। समस्या इसी चीज को लेकर है, विडंबना इसी चीज को लेकर है कि आप लोगों से सवाल जिस बात को लेकर किया जाता है आप उस बात का जवाब नहीं देते हैं। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।